हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सूरज, आप लोगों के साथ इस शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस आपने पीछे के सारे वीडियोस ज़रूर देख लिए होंगे और जितनी भी बारीकियां थी जो आपको सीखनी चाहिए थी वो आप सारी सीख चुके होंगे। अगर आप में से कुछ लोग जो नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले के वीडियोस भी ज़रूर देखना इसके बाद, ख़त्म हो जाने के बाद। और मैं आपको अश्योर करता हूँ हर वीडियो में आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज के उसी सिलसिले को जारी रखते हैं और अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम नाउन की ही एक और कैटेगरी सीखने वाले हैं जिसे कहा जाता है यूनिट। क्या कहते हैं दोस्तों, एक बार बोल के बता दो, यूनिट। अब यूनिट होती क्या चीज़ है? तो यूनिट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप वजन नापने के लिए किस यूनिट को काम में लेते हैं? अपने जवाब को ऑब्जर्व कीजिए। क्या कहा आपने? किलो। तो किलो एक यूनिट है जिससे नापा जाता है कोई भी वजन। अगर मैं कहूँ दूरी नापने के लिए आप किस यूनिट का काम में लेते हैं? आप कहेंगे मीटर। भाई मीटर में ही दूरी नापते हैं। अब कुछ लोगों के जवाब आ रहे होंगे कि फीट में भी हो सकता है। भाई फीट में भी तो नापते हैं, या फिर यार्ड में नाप सकते हैं। चलिए, इसी के अलावा और अगर मैं कहूँ कि अगर आपको किसी लिक्विड को नापना है तो आप किस में नापेंगे? शायद लीटर में। तो इस तरह से कई सारी यूनिट होती हैं। यूनिट यानी कि वो शब्द जो काम में लिया जाता है चीज़ों को गिनने के लिए। एक गिनने के लिए खास एक शब्द बना दिया जाता है, उसका मतलब एक निश्चित अमाउंट के अंदर कोई भी चीज़, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे कि भाई 1000 मिलीलीटर होने के बाद में 1 लीटर बन जाता है। ठीक है, कुछ इसी तरह से तो हमने बनाया। 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। किलो कब बनता है? 1000 ग्राम को मिलने के बाद। आप लोगों को लग रहा होगा ये अंग्रेजी में मैथ्स कहाँ से आ गई। टेंशन मत लो, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वैसे भी मैथ्स बहुत बुरी है। अब समझते हैं किसको? इंग्लिश को समझते हैं। इंग्लिश में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लिखे हुए जो सेंटेंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ मैं आपको अब बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यकीन मानिए, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से पसंदीदा सवाल हैं एग्जामिनर के जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट, अब हमें समझना है यूनिट के बारे में। तो यूनिट जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले एग्जाम में आपको कोई भी यूनिट दी जाती है तो आपको किस किस तरह से आता है। इसमें सबसे इस यूनिट की 2 कैटेगरी हुई। एक कैटेगरी जिसे आपने कहा डेफिनेट। कौन सी कैटेगरी कहा मेरे दोस्तों, एक बार बोल के बता दो, कौन सी कैटेगरी? डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट होने का मतलब हुआ कि यूनिट कितनी है। किलो है तो कितना किलो है, उसकी संख्या आपको दे दी जाएगी। डेफिनेट कैटेगरी बताने के लिए क्या किया जाता है, उस यूनिट से पहले आपको लिख के दिया जाता है कि एक्चुअल में वो यूनिट है कितनी। जैसे कि अगर मैंने कहा यहाँ पर अगर आपको यूनिट दी गई है तो उस यूनिट से पहले आपको जो चीज़ नज़र आती है वो होगा नंबर। क्या होगा? नंबर, कोई भी संख्या। ठीक है, फिर यहाँ पर वो यूनिट लिखी जाती है। समझ में आया मेरे दोस्तों? अगर इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अब इसकी भी 2 कैटेगरी हैं। एक तो मैंने लिखा यूनिट, यहाँ पर आने वाली जो यूनिट है वो यूनिट, उससे पहले नंबर। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नंबर दिया जाता है और उसमें भी आपको उसके जस्ट बाद जो चीज़ नज़र आती है वो होती है क्या? यूनिट। आप कहेंगे सर दोनों बात बराबर ही तो है। बिल्कुल, अभी तक के लिए तो बराबर है, लेकिन इनमें छोटा सा फर्क होता है। यूनिट एक्चुअल में 2 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं दोस्तों? 2 तरह की। अगर पहली यूनिट की मैं बात करूं जो हम ऊपर समझना चाहते हैं, वो यूनिट जो होगी वो यूनिट होगी कॉम्पैक्ट कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी की होगी? एक बार बोल के बताओ, कॉम्पैक्ट कैटेगरी। अब कॉम्पैक्ट शब्द शायद आप लोगों का जाना पहचाना होगा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट। क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको समझाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिसको समझाने के लिए किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत नहीं, उसको बोलते ही पता लग जाएगा कि किसकी बात हो रही है। याद करो कलेक्टिव नाउन का चैप्टर, शायद हमने इस बारे में सीखा है। अगर एक कॉम्पैक्ट है तो जाहिर सी बात है दूसरी यूनिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी होगी? नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट मतलब वो यूनिट तो है, लेकिन उस यूनिट के बाद हमें ये बताना ज़रूरी हुआ कि उसके बाद जो चीज़ आ रही है वो चीज़ है क्या। उसके बाद जो भी चीज़ आ रही है वो चीज़ है क्या आखिर। अब समझिए, मतलब मैंने कहा अगर मैं आपको इन दोनों के एग्जाम्पल दूं, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने लिखा 3 और 3 के बाद में मैंने लिखा 3 3 वीक।
3 वीक। तो क्या ये ठीक है? 3 वीक, 3 अपने आप में क्या है? 3 अपने आप में एक नंबर हुआ, और ये आने वाला जो भी वीक क्या काम करता है? 7 दिन की बात करता है। 7 दिन को गिनने के लिए आपने एक यूनिट शब्द का काम में लिया और उसे आपने क्या कहा? वीक। और ये वीक यहाँ पर काम कर रहा है एक यूनिट का, तो यानी कि ये यूनिट हुई, इससे पहले आपको दी गई ये संख्या। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने का मतलब हुआ कि अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वीक किसका, वीक भाई 7 डेज का ही तो होगा। आपके यहाँ पर वीक क्या 7 चम्मच को कहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपके यहाँ पर 7 लोग इकट्ठे हो गए तो आप कहोगे कि वीक कलेक्ट हो गया है, वीक इकट्ठा हो गया है? बिल्कुल नहीं। वीक की जब हम बात करते हैं तो 7 डेज हमारे दिमाग में आता है। क्या इसके अलावा किसी और एक्सप्लेनेशन इसका पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये अपने आप में कैसा हुआ? एक कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट हुआ। यूनिट तो है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का? कॉम्पैक्ट कैटेगरी का। ठीक है, अब बारी आती है नंबर के बाद में यूनिट, लेकिन यूनिट कैसी हो? नॉन कॉम्पैक्ट। जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना। इस क्लास के अंदर आपको वो चीज़ें समझ में आने वाली हैं जो शायद आपको बुक्स के अंदर अवेलेबल ना मिले। समझिए, और मिलेगी भी तो किस कंफ्यूजन में मिलती है, क्या समझाया जाता है, मुझे नहीं समझ में आया कभी, आप लोगों को समझ में आया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं बात करूं नंबर के साथ में यूनिट, और यूनिट मैंने कहा नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी की यूनिट। मैंने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसा ही एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा वही 3, संख्या मैंने वो की वो ले लिया। आप चाहें 3, 4, 10, 5 जितना रखना है रख सकते हैं 3। और फिर मैंने इसके बाद लिखा 3 के बाद मैंने लिख दिया ओके 300। मैंने लिखा 300। 100 भी एक तरह की यूनिट ही तो है भाई। 100 को गिन रहे हैं हम, 100 कितने हुए? 300, 300। लेकिन 300 क्या? मैं आपसे कहूँ मुझे 300 की ज़रूरत है, आप लोग कहेंगे सर 300 रुपये। मैंने कहा रुपए की मैंने कब बात की? यानी कि 3, ये 100 जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस यूनिट को आप गिन रहे हो वो यूनिट तो कुछ भी हो सकती है। 100 मैं कहूँ कि भाई मुझे 100 लाइव लोगों की ज़रूरत है, या फिर मैं कहूँ मुझे 100 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, या फिर 100 अगर हम गिनना चाहें किसी भी चीज़ को, मैं कहूँ मुझे 100 रुपए की ज़रूरत है, मैं कहूँ मुझे 100 मार्कर्स की ज़रूरत है, 100 शर्ट्स की, कोई भी चीज़ 100 हो सकती है। यानी कि यहाँ पर वीक सिर्फ 7 दिन हो सकते हैं, लेकिन 100 कोई भी चीज़ हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भी एक तरह की क्या हुई? यूनिट हुई, लेकिन है कौन सी? नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी। तो नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी और कॉम्पैक्ट कैटेगरी दोनों आपको समझ में आया। अब कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि अगर नंबर के बाद में दिया गया कॉम्पैक्ट नाउन, नंबर के बाद में दिया गया कॉम्पैक्ट नाउन अगर आपको अनकाउंटेबल, माफ़ कीजिएगा, अगर नंबर के बाद में अगर कॉम्पैक्ट नाउन दिया हो तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसे प्लूरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप इसे सिंगुलर या प्लूरल दोनों बना सकते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल से मतलब, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, अगर मैं कहूँ 1 मार्कर, तो क्या मुझे मार्कर को प्लूरल बनाना है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूँ 2 मार्कर, तो क्या मुझे मार्कर को प्लूरल बनाना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल 2 मार्कर्स, यही तो होगा। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस यूनिट से जो कि कॉम्पैक्ट है उससे पहले अगर संख्या के हिसाब से आपको लगता है कि वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब आपको उसको प्लूरल बनाना हुआ। ये वीक ना होके क्या होगा? वीक्स। क्या होगा? 3 वीक्स। जी हाँ, आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे ये बात जो मैंने कही कि ये क्या होगा? 3 वीक्स। तो ये बात हुई किसकी? कॉम्पैक्ट कैटेगरी की। लेकिन अगर नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी होती तो क्या होता? नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी अगर आपको दी जाती है तो 300, अगर आपको नहीं पता कि आगे क्या चीज़ है तो आप इसे हमेशा क्या रखेंगे? नॉन कॉम्पैक्ट को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नॉन कॉम्पैक्ट को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हैं? आप इसे इस सिचुएशन में, डेफिनेट सिचुएशन में आप नॉन कॉम्पैक्ट की यूनिट को कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब देखिए, इससे जुड़े हुए 2-3 सवाल करते हैं। पहला सेंटेंस है, विमल लिव्ड इन जयपुर फॉर 5 ईयर्स। क्या लिखा हुआ है? विमल लिव्ड इन जयपुर फॉर 5। अपने आप में क्या हुआ? नंबर के बाद में ईयर अपने आप में एक यूनिट है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है। ईयर का मतलब क्या होता है? 365 डेज।
क्या 366 हो सकते हैं? क्या 350 दिन हो सकते हैं? मैं कहूँ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स को ही आप क्या कह सकते हो? ईयर। ये उसी टाइम को कैलकुलेट करता है। ईयर का मतलब क्या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है? ईयर का मतलब क्या 365 सिक्के हो सकते हैं, 365 लोग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी है। और कॉम्पैक्ट कैटेगरी में अभी आपने समझा संख्या के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत पड़ता है, एक से ज़्यादा अगर संख्या है तो आप उसे सिंगुलर से क्या बना सकते हैं? प्लूरल बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ ईयर, सही क्या हुआ? ईयर का हमें क्या करना पड़ा? ईयर्स। सही सेंटेंस हुआ विमल लिव्ड इन जयपुर फॉर 5 ईयर्स। ये 4 4 वाला नहीं है, ये है 4 के कितने दिन तक, ठीक है? 5 ईयर्स, 5 सालों तक। सेकंड सेंटेंस, लोगों को लग रहा है कि उस 4 को भी बताना। अरे भाई, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सीख रहा है उसे कुछ नहीं आता। अगर जिसे आता है तो शायद उसे ज़रूरत नहीं। तो आप भी जब सीख रहे हो तो ऐसे सीखें कि आपको कुछ नहीं आता। जब तक आपको ये लगेगा कि मुझे तो आता है, हो सकता है आप कुछ बारीकियाँ छोड़ दें, ठीक है? तो हमेशा एकदम से ब्लैंक होके, पूरी तरह से एकदम से ध्यान चित्त होकर लगातार बातें सुने। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है रचित बॉट 4 डजन्स। रचित बॉट 4 डजन्स। अब समझिए, रचित बॉट 4 अपने आप में क्या हुआ? 4 अपने आप में भाई एक नंबर है, एक संख्या है। इस नंबर के बाद में लिखा हुआ डजन्स किस काम में आता है? किसी भी चीज़ के 12 होने का बारे में बात होता है। भाई 4 के हिसाब से ये चीज़ प्लूरल होनी तो चाहिए, लेकिन डजन्स, 4 डजन उसने खरीदी। 4 डजन क्या? 4 डजन क्या खरीदा है भाई? हाँ, 4 डजन कप्स खरीदे हैं, 4 डजन पेन खरीदे हैं, 4 डजन या फिर कोई भी दूसरी चीज़, प्लेट्स खरीदी हैं, 4 डजन शर्ट्स खरीदी हैं, कोई तो चीज़ होगी। तो ऐसे में हमें समझना हुआ कि भाई डजन किसके बारे में बात कर रहा है, हमें नहीं पता, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ऐसे में इस डजन को हमें कौन सी कैटेगरी में रखना पड़ा? नॉन कॉम्पैक्ट। और अभी हमने समझा नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी जो भी होगी वो हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर। कौन से केस में? इस बात को ज़रूर याद रखिए, हम सीख रहे हैं डेफिनेट कैटेगरी। डेफिनेट कैटेगरी में आपको नॉन कॉम्पैक्ट हमेशा सिंगुलर रखना है, ठीक है? हमेशा सिंगुलर रखना है। अब समझिए आप एक और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है रौनक इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। रौनक इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। क्या ये सेंटेंस ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए समझिए, आप कहेंगे सर 18 है, ओके, ईयर्स आपका कौन सा कैटेगरी है? कॉम्पैक्ट कैटेगरी। 18 के हिसाब से उसे प्लूरल बनाया जाना चाहिए, यही तो कंसेप्ट कहता है। लेकिन समझिए यहाँ पर बात इस ओल्ड की भी तो है। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है इसी डेफिनेट कैटेगरी का। एक कंसेप्ट तो आपने समझा कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट बेस्ड, और अब डेफिनेट कैटेगरी में दूसरा कंसेप्ट समझिए। अगर आपको सबसे पहले दिया जाए क्या? नंबर यानी कि संख्या, उसके बाद आपको दिया जाए यूनिट, ठीक है? उसके बाद आपको दिया जाए यूनिट, और इस यूनिट के बाद में अगर आपको नाउन या मैं कहूँ एडजेक्टिव, कौन सी चीज़? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है मैं बता दे, आपको टाइम आने पर पता चलेगा। आप समझिए नाउन या नाउन के जैसी कोई चीज़, ठीक है? तो अगर नाउन या एडजेक्टिव जैसी कोई भी चीज़ नज़र आती है, जनरली यहाँ पे नाउन नज़र आएगा। एडजेक्टिव के नाम पर बहुत इक्के दुक्के शब्द होंगे, जिसमें से एक ओल्ड है जो मैंने लिख ही दिया है। अगर ये चीज़ आपके सामने आती है, ये फॉर्मेशन नज़र आता है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका नाउन कौन सी कैटेगरी से है। क्या वो कॉम्पैक्ट कैटेगरी है या वो नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी है? कैसी भी कैटेगरी हो, ऐसी सिचुएशन में ये यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी मेरे दोस्तों? सिंगुलर रहेगी। इस बात का ख्याल रखें। अब देखो रौनक इज 18, ये अपने आप में क्या हुआ? एक नंबर हुआ, ये अपने आप में एक यूनिट नाउन हुआ, और लिखा हुआ ये शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है। आप इसे नाउन इक्विवेलेंट मान सकते हैं एक बार के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव आपने सीखा नहीं है, एटलीस्ट मुझसे नहीं सीखा, और मैं यही मानता हूं कि जितना मैंने सिखाया आप उतना ही जानते हैं, और ऐसा आप सोच के चलेंगे तभी बहुत सारा सीख पाएंगे। लिखा हुआ है इस फॉर्मेशन में जब भी नजर आएगा तो आपको इसको प्लूरल नहीं बनाना है। यूनिट कैसा रहेगा? हमेशा सिंगुलर रहेगा। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? बता दे एक बार। चलो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। लिखा हुआ सेंटेंस है ही गेव मी 4 lakhs। ही गेव मी 4 अपने आप में नंबर हुआ, लाख अपने आप में यूनिट है, लाख किसी भी चीज को गिनते हैं हम। ये अगर यूनिट है, ये अगर यूनिट है, ठीक है?
अगर ये यूनिट है तो जाहिर सी बात है अभी तक तो हमने इसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम सोचेंगे कि कॉम्पैक्ट, हमें अब ये देखना है कि क्या ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी है या ये नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा लाख तो कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब इसको बताने की ज़रूरत है। और जिस चीज़ के बारे में ये सवाल बने कि क्या किसकी बात हो रही है, मैंने कहा 4 लाख तो 4 लाख क्या, मैं कहूँ कि 2000 तो 2000 क्या, अगर ये सवाल बनता है तो यानी कि वो नॉन कॉम्पैक्ट है। अगर नॉन कॉम्पैक्ट है तो आप इस सिचुएशन में उसे हमेशा कैसे रखेंगे, बिना एस या ई एस के। नॉन कॉम्पैक्ट तो बिना एस या ई एस के ही आएगा, ठीक है। अगर इसके बाद में आपके यहाँ पर कोई भी दूसरा, मान लो कि इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूँ, इसी जगह पर मैं लिखता हूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ होता 4 लाख रुपीज़, तो क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ ठीक है? 4 लाख रुपीज़, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए नंबर सबसे पहले 4 यूनिट लाख और उसके बाद में रुपीज़, नाउन है। रुपीज़ नाउन को आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से आपको पता चल रहा है भाई 4 ज़्यादा की बात हो रही है, 4 लाख बहुत ज़्यादा है रुपीज़, तो ये नाउन है अपने आप में, और नाउन से पहले जो भी चीज़ आई वो अपने आप में क्या हो जाएगी, अब ये अपने आप में एक यूनिट हो गई, क्योंकि इसको रुपीज़ को ही गिनने के काम में लिया जा रहा है। अगर ये यूनिट है, नाउन है और उससे पहले आपको नंबर भी दिया गया है, तो यूनिट हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। समझ गए होंगे शायद इस बार, नहीं समझे, चलो एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं इसी बात का, ये चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अभी एक और एग्जाम्पल इस कैटेगरी का करवाना चाहूँगा। ऊपर से कुछ थोड़ा सा ज़रूरी स्पेस मुझे चाहिए होगा, वो समझिए। अगर मैं आपके सामने लिखूं, सीधा मैं फ्रेज ही लिख रहा हूं सेंटेंस की बजाय, अगर मैं लिखूं 700 बॉयज, तो क्या आप इस 100 को हंड्रेड्स करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे, समझिए। लिखा हुआ है ये, आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, नंबर आया, उसके बाद क्या आया, यूनिट, और उसके बाद जो चीज़ आ रहा है वो नाउन आ रहा है। ये नंबर है और ये नाउन है। नंबर नाउन के बीच में यूनिट है। यूनिट कैसी भी हो, कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट, दोनों की दोनों कैसी होंगी, हमेशा सिंगुलर होंगी, यानी कि इसमें एस या एस नहीं लगाना है। यही तो हमने किया उधर लास्ट वाले में। और अगर 4 नंबर के सेंटेंस की अगर आप बात करो, ही गेव मी 4 lakhs लिखा हुआ था, तो थोड़ी ही देर पहले आप समझते हुए आए हैं, अगर मुझे ये ना पता हो 400 क्या, तब हमें देखने की ज़रूरत है क्या ये कॉम्पैक्ट है या ये नॉन कॉम्पैक्ट है। आप लोग मुझे आंसर दीजिए, लिखी हुई जो बात है ये 100 किस कैटेगरी का यूनिट है, कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट? क्या सवाल नहीं बनता 400 क्या नॉन कॉम्पैक्ट हुआ? अगर नॉन कॉम्पैक्ट है, अगर ये नॉन कॉम्पैक्ट है तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसी जगह पर अगर मैंने कोई दूसरा फ्रेज लिया होता, अगर मैं आपके सामने लिखूं यही संख्या है 7, नंबर मैंने सेम लिखा, बस कैटेगरी बदल रहा हूं, मैंने लिखा 7 मंथ, तो अब आप मुझे बताएं, सभी को लग रहा होगा कि मंथ का मंथ्स होना चाहिए, मंथ का मंथ्स होना चाहिए, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंथ का मतलब 30 डेज, क्या इसके अलावा मंथ का कोई दूसरा मतलब निकलेगा? नहीं ना। तो ये शब्द कॉम्पैक्ट है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने बारे में अपनी पूरी कहानी बता रहा है। कोई नहीं पूछेगा 7 महीना क्या, 7 महीना मतलब 7 मंथ्स, सफिशिएंट है अपने आप में, सफिशिएंट यानी कि कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट जब भी होगा तो इसे हम सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल बना सकते हैं, हम इसे प्लूरल बिल्कुल बना सकते हैं। आई होप दिस टाइम आई एम क्लियर। ओके गाइस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना है आपको। खैर यहाँ तक तो चीज़ें हम, क्योंकि सेंटेंस बहुत सारे पढ़ते हुए आए ही हैं, हम गलतियाँ नहीं करते। एग्ज़ाम आपका 2 तरह के सवाल पूछता है, यहाँ से आपका जो सवाल सॉल्व होता है, आपका एग्ज़ाम में आए हुए सवाल इस बार मैं लिखूँगा, आपको एक ही सवाल वो 2 तरीके से देता है, और ज़्यादातर किताबों में इसी एक एग्जाम्पल को समझाया हुआ है। आप समझेंगे, लिखा हुआ है, जैसे कि मैं कहूँ ही फाउंड 500 रुपीज़ नोट। देखो 5
संख्या है, 500 संख्या ये है, रुपीज़ यहाँ पर एक क्या है, यूनिट है, क्योंकि भाई रुपी 100 पैसा को काउंट करती है। यहाँ पर नोट ये क्या है, नाउन है। नोट 500 क्या है, संख्या है, 500, इसे ऐसे समझ सकते हो 500 रुपये, और फिर आगे मैंने लिखा नोट। तो नोट को आपने गिना किससे, इन 500 से, और इन 500 नोट को, अब इस 500 को यूनिट कौन सा दिया आपने, रुपए। तो रुपए यहाँ पर क्या काम कर रही है, यूनिट का। अब समझिए, तो थोड़ी देर पहले आपको चीज़ समझाई थी, क्या समझाई थी, कि अगर सबसे पहले नंबर आता है यानी कि संख्या, उसके बाद आपको नज़र आती है यूनिट, उसके बाद अगर आपको नाउन नज़र आ जाए, क्या नज़र आ जाए, नाउन, जो कि नोट यहाँ पर है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनिट कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है, हर बार इस यूनिट को कैसा रखना होगा, इस यूनिट को सिंगुलर ही रखना होगा। यानी कि ये रुपीज़ का एस गलत है, ये रुपीज़ का एस गलत है, ठीक है। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। ओके, यहीं से आपका एग्ज़ाम इसी का हूबहू कॉपी सवाल आपसे पूछता है, बस हल्का सा चेंज करके मैं लिखूं, ही फाउंड 500 रुपीज़, ही फाउंड 500 रुपीज़। अब मुझे बताएं, क्या रुपीज़ में एस लगेगा या नहीं लगेगा। अब सोचिए, बात किसकी हो रही है, रुपए की। ये बन गया अपने आप में क्या, नाउन। ये 5 किसको गिन रहा है, 100 को, तो यूनिट हो गई यहाँ पर क्या, ये 100 यहाँ पर यूनिट का फंक्शन कर रहा है, और ये शब्द नाउन का फंक्शन कर रहा है। भाई ये नाउन ही तो है, रुपए मिले हैं, रुपए के नोट की बात नहीं हुई है। मैंने कब कहा कि नोट जो था वो 1 था, मैंने कब कहा कि नोट 10 है, नहीं पता। आपने गिना किसको, रुपीज़ को तो गिना। थोड़ी देर पहले बात किसकी हो रही थी, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी किसकी, नोट की। उसे नोट मिला, नोट कितने का था, 500 का, ठीक है, 500 का, 500 रुपी यूनिट थी। अब यहाँ पर 100 तो क्या है, यूनिट है, 100 यूनिट है किसकी, रुपीज़ की, और उनकी संख्या बताई मैंने 5। जब ऐसा फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले आप समझते हुए आए हैं मेरे साथ कि यहाँ पर यूनिट को हमें सिंगुलर रखना है, लेकिन अगर नाउन को प्लूरल बनाने की ज़रूरत है तो आप उसे प्लूरल बनाएंगे। ये वो सवाल है जो हर एग्ज़ाम में बच्चे को परेशान करता है, क्योंकि बच्चा इसको देख के जाता है और दोनों में से कंफ्यूज हो जाता है, यार उस वाले में एस लगाना था या इस वाले में लगाना था। इतना याद रखें कि जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, नंबर, यूनिट और नाउन, ये तीनों चीज़ें आती हैं, तो बीच में आपको यूनिट में एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर लास्ट वाला शब्द आपको लग रहा है कि उसके साथ एस लगाया जाना चाहिए, और उससे पहले सिर्फ आपको नंबर दिया गया है, यूनिट दिया गया है, नंबर और यूनिट है, ठीक है, तो अब वहाँ पर आपको समझना होगा कि उसके साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों के लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ पार्ट्स में। अगला सेंटेंस देखिए, लैक ऑफ पीपल टर्न्ड अनएम्प्लॉयड, लैक ऑफ पीपल टर्न्ड अनएम्प्लॉयड, लाखों लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अनएम्प्लॉयड का मतलब सभी को पता होगा, जॉबलेस, बेरोजगार, ठीक है। अभी तक फिलहाल हम सब लोग उसी की श्रेणी में हैं, जल्दी ही रोज़गार मिल जाएगा, आप बस मेहनत कीजिए, एम्प्लॉयमेंट आपका होगा। अब समझिए, यहाँ पर थोड़ी सी बात हो रही है, ये रहा लैक, एक यूनिटी तो है, लेकिन लैक कितना, इससे पहले कितना लाख की बात हो रही है, क्या आपको पता है। यहाँ पर बारी आती है इस डेफिनेट की नहीं, एक इसी की, नाउन के यूनिट की एक दूसरी कैटेगरी, जिसे आप कहते हो इनडेफिनेट। क्या कहते हो भाई, बोल के बता दो एक बार, इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब हुआ निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, निश्चित नहीं। अगर अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो ऐसे में एक कंसेप्ट काम करता है। यानी कि मैंने जो चीज़ समझानी चाहिए आपको, वो ये कि आपको यूनिट तो दी जाए, लेकिन यूनिट से पहले जो नंबर आता है, जो संख्या आती है, वो अवेलेबल ना हो। सिर्फ क्या है, यूनिट है आपके पास, तो इस यूनिट से पहले अगर संख्या नहीं, तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे, ये यूनिट हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल में आएगी, एस या ई एस के साथ आएगी। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इस लैक के साथ में एस या ई एस लगाने की, लैक्स ऑफ पीपल, इस तरह से होगा,
ठीक है। अगला सेंटेंस और देखिए, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग करोड़ ऑन कोरोना क्राइसिस कंट्रोल। कोरोना क्राइसिस कंट्रोल पर सरकार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्या ये ठीक है? क्या इस करोड़, ये एक यूनिट ही तो है, गिनते हो आप करोड़, रुपये तो मैंने लिखा ही नहीं है, खैर रुपीज लिखा होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्या इससे पहले आपको कोई संख्या नजर आ रही है? क्या इससे पहले कोई संख्या नजर आ रही है? नहीं है ना। यूनिट से पहले नंबर नहीं, तो यूनिट हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी, करोड्स। चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कहूँ, सरकार कोरोना की वजह से होने वाले नुकसानों को झेलने के लिए, फिर इसको कोरोना से मुकाबला करने के लिए, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रही है या करोड़ों रुपए खर्च कर रही है? क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों। करेक्ट। हिंदी में दूसरी बार, घर वाले भी तो आपसे बहुत बार कहते होंगे, बहुत बार नहीं पूछा या फिर कहा होगा, ताना दिया होगा, यार तुम पे मैंने 1000 रुपये पढ़ाई पे खर्च करे, मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर 1000 रुपये खर्च करे, या मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर हज़ारों रुपए खर्च करे। जब ये नहीं पता हज़ार कितना या फिर लाख कितना, करोड़ कितना, तो उसको हम प्लूरल में कहते हैं, करोड़ों, हज़ारों। करेक्ट। उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा? करोड्स। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग करोड्स ऑन कोरोना क्राइसिस। कोरोना क्राइसिस कंट्रोल पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो अब ये सेंटेंस आपका ठीक हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो यहाँ से एक और सवाल है जो एग्ज़ाम आपसे बहुत बार पूछता है। कभी कभी यही यूनिट आपको 2-3 इकट्ठी दे दी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूँ लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कुछ इस तरह से आ गया, पीपल आया, कोई भी चीज़ आया कि लाखों हज़ारों लोग सड़कों पर हैं, लाखों हज़ारों मज़दूर सड़कों पर पैदल जा रहे हैं। तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, लैक्स से पहले हमारे पास संख्या नहीं, नंबर नहीं, तो लैक्स के साथ एस बिल्कुल ठीक है। थाउजेंड से पहले भी हमारे पास हज़ार कितने हैं, इसकी भी संख्या नहीं, तो इसके साथ भी एस ठीक है। लेकिन इनका लिखना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनका सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस कैसे? जब भी आप यूनिट को लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? यूनिट जब भी आप लिखते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी तरह से तो लिखते हैं। ठीक है। आप इसको क्या करेंगे? हज़ारों लाखों करेंगे, लाखों हज़ारों नहीं करेंगे, हज़ारों लाखों करेंगे। यानी कि सबसे पहले थाउजेंड्स लिखना हुआ आपको, थाउजेंड्स, फिर लिखना पड़ा थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, फिर आएगा आपका पीपल। ये आपका सीक्वेंस। एग्ज़ाम आपसे यहाँ से बहुत बार सवाल पूछता है। इस तरह के सवालों का ख्याल रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी थी, जैसे ही नाउन का चैप्टर पूरा होगा, देखो क्लास में कम एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए समझाना होता है, बातें ज़्यादा होती हैं और टाइम आप लोगों का बहुत प्रीशियस है, इसीलिए कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें समझाना चाहते हैं। फिर जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो नाउन के चैप्टर के ऊपर कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट का आपके साथ हम वीडियो पे आएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। उसमें खूब सारे क्वेश्चंस होंगे और आप सब लोग उस पर अपना लाइव आंसर दे पाएंगे, आपको लाइव जवाब भी मिल पाएगा। ठीक है। तो वो सेशन ज़रूर अटेंड करें और उसके लिए आपको सारी चीज़ें सीख। अब बारी आती है लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जिस दिन वो पेपर आएगा, यानी आई मीन लाइक जो हम क्वेश्चन सेट आप लोगों के सामने लेके आएंगे, उस दिन हम अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर सकें। तो नोट्स बनाते रहें। तो ये इसका सीक्वेंस ठीक हुआ, यहाँ तक की बातें ठीक है भाई? ओके। तो हमने यूनिट में डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों कैटेगरी सीख ली। अब बारी आती है आपके सामने बचे हुए आखिरी सेंटेंस की, और इस आखिरी सेंटेंस को समझने के लिए हमें एक और शब्द को समझने की ज़रूरत है, और वो शब्द हुआ जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट। क्या कहते हैं भाई? आर्बिट्रेरी यूनिट। अच्छे से देखिएगा, नाम को लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यूनिट ऐसी इकाई, ऐसी यूनिट जो अपने आप में किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती, मतलब उसमें फिक्स नाप नहीं है। वो कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हर इंसान पे, हर चीज़ पे, अलग अलग वो हो सकता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई आप आप मुझे एक कप भर के
कप भर के चीनी दे दो, तो कप की साइज़ ये भी होती है और कप की साइज़ ये भी होती है, कप की साइज़ ये भी होती है। तो कप की साइज़ तो लाइक कुछ भी हो सकती है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक मुट्ठी भर दानों की ज़रूरत है, मुट्ठी भर चने चाहिए, अगर वही मुट्ठी भर चना एक छोटा सा बच्चा लेके आए तो चने एकदम कम होंगे, और वही आप जाएं अगर आपको लेना हो तो लाइक ज़्यादा आएंगे। तो ये साइज़ कोई मानक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मुट्ठी भर, बाल्टी भर। अब बाल्टी भर पानी वहाँ पर डाल दो, मैं कहूँ कि चम्मच भर चीनी चाय में एक बार डालना, तो ये चम्मच भर, मुट्ठी भर, बाल्टी भर, ठीक है। तो इसी तरह के एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, पहले वो लिख रहा हूँ, उसके थ्रू हम आर्बिट्रेरी यूनिट को समझेंगे। अगर मैं लिखूँ हैंडफुल अगर मैं लिखूं 1 हैंडफुल सोल्जर्स वॉन द बैटल, एक मुट्ठी भर सिपाही ने युद्ध या फिर बैटल जीत लिया, जंग जीत ली। तो इस सेंटेंस के अंदर समझिए ये रहा आपका 1, यानी कि जो अपने आप में क्या है, संख्या। हैंडफुल मुट्ठी भर, क्या सिपाहियों को मुट्ठी भर में रखा जा सकता है? नहीं, यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा सा, थोड़े की बात हुई, ठीक है। सोल्जर्स सिपाही, ठीक है, मुट्ठी भर सिपाहियों ने जंग जीत ली। तो ये अपने आप में ऐसी यूनिट है जिसका हम कोई फिक्स नहीं कह सकते। क्या मैं बता सकता हूँ एक मुट्ठी भर सिपाही में एग्जैक्ट 7 होते हैं, वो 13 हैं तो भी हमने मुट्ठी भर कहा। ये डिपेंड करता है कि कैसे है। जैसे कि मान लो कि 2 लाख की सेना के सामने अगर 10,000 लोग लड़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि मुट्ठी भर सिपाहियों ने जीत लिया। अगर वहीं पर 10,000 सैनिकों के सामने 100 लोग ही अगर जीत जाते हैं तो हम कहेंगे मुट्ठी भर सिपाहियों ने जीता। अब मुट्ठी भर सिपाहियों में पहले 10,000 थे, अब सिर्फ 100 हैं, और यही मुट्ठी भर सिपाही 5 या 10 भी हो सकते हैं, तो इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं। तो आर्बिट्रेरी यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं, जिनकी क्वांटिटी निश्चित नहीं, बस ये मान ली गई हैं, ये मान ली गई हैं लैंग्वेज के अंदर। तो उसी में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, जब भी आर्बिट्रेरी यूनिट की बात होती है तो इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर एक छोटी सी गड़बड़ होती है। लिखा हुआ है यहाँ पर हैंडफुल। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखता, आपको थोड़ी देर पहले सीखा था, अगर यूनिट से पहले आपके पास संख्या ना हो तो आप इस यूनिट को हमेशा क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। यूनिट से पहले अगर संख्या ना हो, कोई भी संख्या ना हो तो यूनिट को प्लूरल बनाते हैं। यूनिट से पहले संख्या ना हो तो यूनिट को प्लूरल बनाते हैं, किसी भी तरह की यूनिट हो, ठीक है। अब समझिए इस बात को, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या नहीं तो हैंडफुल का मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब हैंडफुल का प्लूरल क्या बनाऊं मैं? हैंडफुल का प्लूरल हैंड्सफुल, क्या ये बनाया जाए, या फिर बनाया जाए हैंडफुल्स? ये 3 चॉइस हैं आपको। यहाँ पर किसके साथ जाना चाहोगे? हैंडफुल, ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इससे पहले संख्या नहीं, प्लूरल तो बनाना है। अब आपके पास 2 चॉइसेस आई, या तो ये या फिर ये, किसके साथ जाना चाहेंगे? अब समझिए हैंड अपने आप में एक अलग शब्द है, एक अलग नाउन है। इसके साथ जब भी फुल जुड़ा, एक अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट है, ये आपको बता देता हूँ। किसी भी शब्द के साथ FULL जब जुड़ता है तो जुड़ते ही इसमें से एक L गायब हो जाता है। जुड़ने के बाद ये सिंगल L रहेगा। बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कि ब्यूटी और उसके साथ आपने फुल जोड़ा तो ब्यूटीफुल में फुल में सिंगल L होगा। अगर मैं कहूँ लाइक रिग्रेटफुल, तो रिग्रेट और फुल को जोड़ा, फुल सिंगल होगा। फुल लास्ट में जब आता है सिंगल L आता है, लेकिन ये फुल डबल L वाला ही है, ठीक है। मैं बोलूँ केयरफुल, देखिए शब्द केयर प्लस फुल, जब इसको जोड़ते हैं तो शब्द आपका बनता है केयरफुल, यही तो बना। तो इस एक कंसेप्ट तो ये। अब बारी आती है, वापस अपने उसी चैप्टर पे लौट आते हैं। यहाँ पर हम इसे प्लूरल तो हमें बनाना होगा। अब फ़र्क ये पड़ता है कि इस हैंड के साथ एस लगाएं या फुल के साथ एस लगाएं। तो समझिए जब ये अलग अलग हैं तो इनका मतलब अलग है, जब ये अलग अलग हैं तो इनका मतलब अलग है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो ये मिलने के बाद अपना एक अलग मतलब बनाते हैं। अपना अलग मतलब यानी कि मिलने के बाद ये अपना एक नया शब्द बना चुके हैं। और जब ये शब्द अलग है तो इसके साथ सबसे लास्ट में एस बनना चाहिए। अब देखो लिखा हुआ सेंटेंस कप के साथ में एस यहाँ पे लगाया गया है, इसी को हटाकर इस एस की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ेगी। तो जो सही हुआ वो क्या हुआ? कप्स फुल, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी।
ठीक है, तो ये था आपका यूनिट बेस्ड टॉपिक। अब कल के जो क्लास होगी उसमें से आपके जो नाउन का टफ लेवल है वो टफ लेवल शुरू होने वाला है। नाउन का टफ लेवल शुरू होने वाला है गाइज। अब से पीछे के जितने भी कंसेप्ट्स हैं एक बार उनको सबको देख लीजिए, तब आपको और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे आगे की क्लासेस। तो आज की क्लास में ये इतनी ही चीज़